नमस्कार। ग्लोबलाइजेशन शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? पर आज हम इस बड़े से कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही छोटी, जानी पहचानी चीज से समझेंगे। एक ऐसी चीज जो शायद इस वक्त हमारे हाथों में ही है, हमारा स्मार्टफोन। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। जरा हाथ में जो फोन है उसे देखिए। क्या कभी सोचा है कि ये असल में बना कहाँ है? अच्छा, ज्यादातर लोग सोचेंगे मेड इन चाइना या वियतनाम। पर सच कहूं तो जवाब इतना सीधा साधा है ही नहीं। और इसकी कहानी वो तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। असल में एक स्मार्टफोन किसी एक देश में नहीं बनता। ये तो पूरी दुनिया की यात्रा का नतीजा है। तो चलिए इस सफर को जरा करीब से देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले सब कुछ शुरू होता है एक आइडिया से, एक डिजाइन से। सोचिए कोई बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी जैसे कि एप्पल अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपने हेडक्वार्टर में फोन का डिजाइन तैयार करती है। उसका सॉफ्टवेयर, उसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट। यहीं दुनिया के सबसे ब्रिलियंट इंजीनियर्स और डिजाइनर्स ये तय करते हैं कि अगला फोन कैसा दिखेगा, कैसा महसूस होगा और कैसे काम करेगा। और यहीं से कहानी असल में ग्लोबल होनी शुरू होती है, क्योंकि फोन का हर एक हिस्सा, हर एक पुर्जा दुनिया के अलग-अलग कोनों से आता है। मान लीजिए इसकी शानदार स्क्रीन साउथ कोरिया से आई, इसका सुपर फास्ट प्रोसेसर ताइवान से और इसका पावरफुल कैमरा लेंस हो सकता है जापान या जर्मनी से आया हो। मतलब हर देश वो पार्ट बना रहा है जिसमें उसे महारत हासिल है। अच्छा, तो अब हमारे पास दुनिया भर से आए बेस्ट इन क्लास पार्ट्स हैं। अब क्या? अब इन सबको एक जगह इकट्ठा किया जाता है। अक्सर ये जगह होती है चीन की कोई बहुत बड़ी विशाल फैक्ट्री, जहां हजारों लोग मिलकर इन सारे अलग अलग पुर्जों को एक साथ जोड़ते हैं और तब जाकर वो चमक चमाता हुआ फोन तैयार होता है। लेकिन रुकिए, ये ग्लोबल कहानी फोन के बिकने के साथ ही खत्म नहीं हो जाती। बिल्कुल नहीं। सोचिए, कभी फोन में कोई दिक्कत आई और कस्टमर केयर को कॉल लगाया। बहुत ज्यादा चांस है कि वो कॉल भारत के किसी कॉल सेंटर में बैठा कोई एग्जीक्यूटिव उठा रहा हो। और बस यहीं से भारत इस ग्लोबल कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई कंपनियां इतना सब तामझाम करती क्यों हैं? एक ही जगह पर सब कुछ क्यों नहीं बना लेती? इसका जवाब बहुत सीधा है, सिर्फ एक शब्द में, प्रॉफिट, यानी कि मुनाफा। और इस पूरे खेल के जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, उन्हें कहते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस या एमएनसीज। ये वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका कामकाज, जिनका बाजार पूरी दुनिया में फैला होता है। ये किसी एक देश की सरहदों में बंधी नहीं होती। तो फिर इतना सब करने का फायदा क्या है? जवाब सच में चौंकाने वाला है। प्रोडक्शन को इस तरह से पूरी दुनिया में फैलाकर एक एमएनसी अपनी लागत यानी कॉस्ट में 50 से 60% तक की कटौती कर सकती है। जरा सोचिए, 50-60%, ये एक बहुत बड़ी बचत है। ये पैसा कहाँ से बचता है? सस्ते लेबर से, सस्ते संसाधनों से। और ये सारा पैसा सीधा उनके मुनाफे में जुड़ जाता है। इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सिस्टम का एक खास नाम भी है। इसे कहते हैं सप्लाई चेन। हिंदी में कहें तो आपूर्ति श्रृंखला। मतलब डिजाइन के आइडिया से लेकर फोन के हमारे हाथ तक पहुंचने का पूरा प्रोसेस, जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। लेकिन ये सोचना भी तो जरूरी है कि आखिर ये सब पिछले कुछ दशकों में ही क्यों मुमकिन हो पाया है। आज से 50-60 साल पहले तो ऐसा करना नामुमकिन जैसा था। तो आखिर ऐसा क्या बदला? तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने वाली दो मेन ताकतें रहीं। पहली टेक्नोलॉजी और दूसरी सरकारों की पॉलिसीज। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। दो चीजों ने दुनिया को सच में छोटा कर दिया। एक, शिपिंग कंटेनर्स। इनके आने से सामान को बड़े बड़े जहाज़ों में भरकर एक देश से दूसरे देश भेजना बहुत ज़्यादा सस्ता और आसान हो गया। और फिर आया इंटरनेट। इंटरनेट ने तो क्रांति ही कर दी। अब अमेरिका में बैठा कोई मैनेजर चीन की फैक्ट्री से रियल टाइम में बात कर सकता है, पूरा काम वहीं से मैनेज कर सकता है। और दूसरी बड़ी वजह थी भारत जैसे देशों की बदलती नीतियां। देखिए, 1991 तक भारत की इकोनॉमी एक तरह से बंद दरवाजे जैसी थी, जिसे कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म या संरक्षणवाद। मतलब विदेशी सामान और कंपनियों पर भारी भरकम टैक्स और कई तरह की पाबंदियां थीं।
लेकिन फिर आया साल 1991, जब भारत ने उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई और अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। तो जब भारत ने ग्लोबलाइजेशन को गले लगाया तो इसका देश पर क्या असर हुआ? क्या ये सबके लिए फायदेमंद था? जैसा कि अक्सर होता है, इस कहानी में भी कुछ विनर थे और कुछ लूजर, कुछ हीरो बने तो कुछ को भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ फायदे एकदम साफ थे। हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए बाजार में चॉइस की बाढ़ आ गई, क्वालिटी अच्छी होने लगी और कीमतें भी कम हुई। इसी दौर में टाटा मोटर्स और इन्फोसिस जैसी अपनी भारतीय कंपनियां भी मौके का फायदा उठाकर ग्लोबल लेवल पर पहुंच गईं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। बहुत से छोटे लोकल प्रोड्यूसर्स का धंधा बिल्कुल ठप हो गया। एक छोटा सा उदाहरण है खिलौनों का। चीन से आने वाले सस्ते खिलौनों ने भारत की खिलौना इंडस्ट्री को लगभग खत्म ही कर दिया। और इसका असर सिर्फ मालिकों पर नहीं, उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले हजारों मजदूरों की नौकरियों और सैलरी पर भी पड़ा। उनकी जॉब सिक्योरिटी पर एक सवालिया निशान लग गया। तो अब सवाल ये है कि हम खड़े कहाँ हैं? क्या ग्लोबलाइजेशन अच्छा है या बुरा? देखिए, बहस अब इसे रोकने पर नहीं हो सकती। अब बहस इस बात पर है कि इसे सबके लिए बेहतर, सबके लिए फेयर कैसे बनाया जाए। एक बात तो बिल्कुल साफ है, ग्लोबलाइजेशन अब एक ऐसी सच्चाई है जिसे बदला नहीं जा सकता। ये एक इररिवर्सिबल रियलिटी है। दुनिया की इकोनॉमीज एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ चुकी हैं कि अब पीछे जाना तो मुमकिन नहीं है। इसलिए सवाल ये नहीं कि इसे रोके कैसे, सवाल ये है कि इसे सही दिशा कैसे दी जाए। और इसमें सबसे अहम रोल आता है सरकारों का। सरकारें क्या कर सकती हैं? वो मजबूत लेबर लॉज लागू कर सकती हैं ताकि मजदूरों का शोषण न हो। वो छोटे प्रोड्यूसर्स को टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल मदद देकर बड़ी कंपनियों से कम्पीट करने के लायक बना सकती हैं। और तो और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO जैसे बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर विकासशील देशों के हक के लिए आवाज़ उठा सकती हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ बात खत्म करते हैं। क्या ऐसा ग्लोबलाइजेशन बनाना वाकई मुमकिन है जिसका फायदा हर किसी को हो, या फिर इस खेल में हमेशा कुछ विनर और कुछ लूजर होंगे ही? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर सोचने की जरूरत है। अच्छा, कभी ये सोचा है कि हमारे हाथ में जो फोन है या जो हम कपड़े पहनते हैं, वो दुनिया के कितने अलग अलग कोनों से होकर हम तक पहुंचते हैं? आज हम उन्हीं ताकतों की बात करेंगे जिन्होंने हमारी इस दुनिया को इतना ज्यादा जोड़ दिया है। तो देखिए, आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि दुनिया के दो सबसे बड़े इंजन कौन से हैं, टेक्नोलॉजी और उदारीकरण। फिर हम मिलेंगे इस पूरे खेल के रेफरी यानी WTO से, और सबसे आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पे बात करेंगे कि क्या ये खेल सच में सबके लिए बराबर है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही है कि आखिर ये दुनिया इतनी छोटी, इतनी इंटरकनेक्टेड हो कैसे गई। मतलब ये कैसे मुमकिन हुआ कि अमेरिका में डिजाइन हुआ प्रोडक्ट चीन में बनता है और भारत में बिकता है। चलिए इसी पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। तो चलिए पहले इंजन को स्टार्ट करते हैं, और वो है टेक्नोलॉजी। सच कहें तो यही वो असली ताकत है जिसने दुनिया की रफ्तार को बढ़ाया और दूरियों को लगभग खत्म ही कर दिया। जरा इस साधारण से दिखने वाले बक्से को देखिए। ये है शिपिंग कंटेनर। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना? पर यह वैश्वीकरण का एक गुमनाम हीरो है। इसी एक चीज ने सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का खर्चा इतना कम कर दिया कि दुनिया भर के व्यापार का पूरा नक्शा ही बदल गया। अच्छा, अगर कंटेनर ने सामान को जोड़ा तो सोचिए इंटरनेट ने क्या किया। उसने तो विचारों और जानकारी को जोड़ दिया। एक जमाना था जब एक चिट्ठी को पहुंचने में हफ्ते लग जाते थे, और आज हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से वीडियो कॉल पर ऐसे बात कर सकते हैं जैसे वो सामने ही बैठा हो। ये कोई जादू नहीं, ये टेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है। अब एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। मान लीजिए एक मैगजीन का डिजाइन लंदन में बना, फिर क्या, एक क्लिक और डिजाइन इंटरनेट के जरिए दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में छपाई सस्ती पड़ती है तो मैगजीन वहीं प्रिंट हो गई, फिर हवाई जहाज से वापस लंदन भेज दी गई, और पेमेंट वो भी ई-बैंकिंग से सेकंडों में हो गया। है ना कमाल की बात? ठीक है, टेक्नोलॉजी ने तो एक सुपर फास्ट हाईवे बना दिया,
पर उस हाईवे पर चलने की इजाजत किसने दी? यहीं पर आता है हमारा दूसरा इंजन, उदारीकरण। ये सरकारों के वो बड़े फैसले थे जिनकी वजह से देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। अब उदारीकरण को समझने के लिए पहले व्यापार अवरोधक को समझना होगा। ये एक तरह की दीवारें हैं, जैसे कि बाहर से आने वाले सामान पर टैक्स लगाना। मान लीजिए सरकार ने चीन के खिलौनों पर टैक्स लगा दिया। अब वो महंगे हो जाएंगे और देश में बने खिलौने ज्यादा बिकेंगे। उदारीकरण का मतलब है इन्हीं दीवारों को हटाना या कमजोर करना। भारत की अपनी कहानी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए, 1991 से पहले भारत ने अपने बाजारों को विदेशी कंपटीशन से बचाने के लिए कई तरह के अवरोधक लगा रखे थे, लेकिन 1991 के बाद इन दीवारों को हटा दिया गया। नतीजा ये हुआ कि भारतीय कंपनियों को दुनिया की बेस्ट कंपनियों से मुकाबला करना पड़ा और खुद को बेहतर बनाना पड़ा। तो सीधी सी बात है, व्यापार के रास्ते से इन बाधाओं और दीवारों को हटाने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसी को उदारीकरण कहते हैं। ये सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है, बल्कि ये वो चाबी है जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को आपस में जोड़ा। अच्छा, जब पूरी दुनिया एक बड़ा बाजार बन गई तो जाहिर है कि खेल के कुछ नियम भी होने चाहिए। एक रेफरी भी चाहिए जो ये देखे कि सब लोग नियमों से खेल रहे हैं या नहीं। और बस इसी जरूरत को पूरा करने के लिए मैदान में उतरा विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। WTO का मकसद बिल्कुल साफ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ज्यादा से ज्यादा खुला और आसान बनाना। ये चाहता है कि देशों के बीच व्यापार में कोई रुकावट न हो, और साथ ही ये इस बात पर भी नजर रखता है कि जो नियम बनाए गए हैं सभी सदस्य देश उनका पालन करें। और ये कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। आज की तारीख में दुनिया के 164 देश इसके सदस्य हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का लगभग सारा व्यापार WTO के बनाए नियमों के दायरे में ही होता है। सुनने में तो सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है ना, एक खुली दुनिया, आसान व्यापार, सबके लिए नियम। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या ये खेल वाकई में सबके लिए निष्पक्ष है? क्या नियम सच में सबके लिए एक जैसे हैं? तो चलिए अब इस पूरी चमकदार तस्वीर के पीछे की हकीकत को भी थोड़ा टटोलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों बहुत से लोग मानते हैं कि ये खेल पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है। सबसे बड़ी और पहली शिकायत यही है कि जो विकसित देश मुक्त व्यापार के सबसे बड़े चैंपियन बनते हैं, व्यवहार में वही लोग नियमों को तोड़ते हैं। वो विकासशील देशों पर तो अपनी अर्थव्यवस्था खोलने के लिए दबाव डालते हैं, लेकिन खुद अपने बाजारों को बचाने के लिए तरह तरह की दीवारें खड़ी रखते हैं। ये स्लाइड इस दोहरे मापदंड को एकदम साफ साफ दिखाती है, खासकर खेती के मामले में। अमेरिका जैसे अमीर देश अपनी सरकार से अपने किसानों को बहुत ज्यादा सब्सिडी यानी आर्थिक मदद दिलवाते हैं। इस वजह से उनके किसान अपनी फसल को दुनिया में बहुत सस्ते दामों पर बेच पाते हैं। अब इसका सीधा नुकसान भारत जैसे देशों के किसानों को होता है, जो इस गैर बराबर की प्रतियोगिता में टिकी नहीं पाते। तो ये वही बात हो गई कि हम करें तो रासलीला और दूसरे करें तो कैरेक्टर ढीला। ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड यानी बराबरी का मैदान नहीं है। ये तो एक ऐसी दौड़ की तरह है जहां एक खिलाड़ी को तो खुला मैदान दे दिया गया है और दूसरे के रास्ते में रोड़े अटका दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, टेक्नोलॉजी ने दुनिया को जोड़ा, उदारीकरण की नीतियों ने बाजारों के दरवाजे खोले और WTO ने इस खेल के नियम बनाए। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन है, और वो है निष्पक्षता का सवाल। क्या ये सिस्टम सबके साथ न्याय करता है? और यहीं पर हम आज की बात को छोड़ते हैं एक बड़े सवाल के साथ। इन चुनौतियों को देखते हुए विकासशील देशों को एक साथ मिलकर ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए जिससे वैश्वीकरण का फायदा सबको बराबर मिले? इस सवाल का जवाब ही हमारे आने वाले कल की तस्वीर को तय करेगा। चलिए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। वैश्वीकरण एक ऐसा शब्द है जिसमें उम्मीदें भी हैं तो डर भी कम नहीं। हमारी सीरीज के इस आखिरी हिस्से में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि आखिर इस कहानी के असली विजेता कौन है और वो कौन है जिन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। तो सवाल सीधा है, वैश्वीकरण भारत के लिए एक वरदान साबित हुआ या एक अभिशाप? क्योंकि देखिए, पहली नज़र में तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। बाजार में नई नई चीज़ें, बेहतर क्वालिटी, ढेर सारी नौकरियां।
लेकिन इस चमक दमक के नीचे एक और भी कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसमें बढ़ती असुरक्षा है और अपने वजूद को बचाने की लड़ाई है। तो चलिए सिक्के के इन दोनों पहलुओं को जरा गौर से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सुनहरी तस्वीर की। आखिर ग्लोबलाइजेशन ने हमें दिया क्या है, क्या क्या फायदे हुए हैं। खास तौर पर अगर हम खरीदारों और कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज के नजरिए से देखें तो फायदे बिल्कुल साफ साफ नजर आते हैं। जरा अपने आसपास के बाजार को देखिए, खासकर अगर किसी शहर में रहते हैं। स्मार्टफोन चाहिए, गाड़ियां चाहिए या फिर कपड़े, आज हमारे पास इतने विकल्प हैं कि पूछिए मत। और जब इतनी सारी कंपनियां एक दूसरे से मुकाबला करती हैं तो होता क्या है, क्वालिटी बेहतर होती है और कीमतें नीचे आती हैं। और इसका सीधा सीधा नतीजा क्या निकला, आम लोगों के लिए एक बेहतर लाइफस्टाइल। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पता है, इस होड़ का एक और दिलचस्प नतीजा निकला। इसने हमारी अपनी भारतीय कंपनियों को भी मजबूत बना दिया। टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, ये नाम अब सिर्फ भारत में ही नहीं गूंजते, ये तो अब मल्टीनेशनल कंपनियां बन चुकी हैं और दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रही हैं। और हाँ, जब विदेशी पैसा देश में आया तो अपने साथ लाया ढेर सारी नौकरियां। मोबाइल फोन बनाने की फैक्ट्री हो, गाड़ियों की इंडस्ट्री हो या फिर बैंकिंग सेक्टर, हर जगह एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। और उन हजारों लाखों नौजवानों का क्या जिन्हें कॉल सेंटर्स में काम मिला, ये सब ग्लोबलाइजेशन की ही तो देन है। ठीक है, तो ये तो हो गई इस सिक्के की एक चमकदार साइड। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। एक ऐसा पहलू जो उतना चमकदार नहीं है बल्कि काफी स्याह है। और सच कहें तो भारत में बहुत सारे लोगों के लिए कहानी का यही हिस्सा हकीकत है। देखिए, एक तरफ तो कुछ लोग इस नई दौड़ में आगे निकल गए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अनगिनत छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स और मजदूर थे जिनके लिए ये मुकाबला तबाही लेकर आया। उनके लिए ग्लोबलाइजेशन कोई सुनहरा मौका नहीं था, बल्कि एक ऐसा तूफान था जो उन्हें बाजार से ही उखाड़ फेंकने पर तुला था। इस बात को और गहराई से समझने के लिए चलिए एक असल कहानी देखते हैं। एक कहानी जो हमें बताती है कि छोटे उद्योगों पर इसका क्या असर पड़ा। ये कहानी है रवि की। देखिए, 1992 में रवि ने बड़े अरमानों से ट्रांजिस्टर बनाने का अपना काम शुरू किया। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया साल 2001। सरकार ने बाहर से आने वाले सामान पर लगी रोक हटा दी और बस देखते ही देखते पूरा बाजार सस्ते विदेशी माल से भर गया। नतीजा जाहिर है, रवि इस मुकाबले में टिक ही नहीं पाया और उसका पूरा धंधा चौपट हो गया। और देखिए, रवि की कहानी कोई इकलौती कहानी नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं छोटे उद्योगों की। ये वो उद्योग हैं जो हमारे देश में खेती के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। लगभग 2 करोड़ लोग। सोचिए, 2 करोड़ लोगों की रोजी रोटी इन छोटे कारोबारों से चलती है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये समस्या कितनी बड़ी है। तो छोटे कारोबारियों की तो हमने बात कर ली, लेकिन इस कहानी में सिर्फ वही परेशान नहीं थे। वैश्वीकरण ने हमारे काम करने के तौर तरीकों को ही बदल कर रख दिया और बहुत से मजदूरों के लिए इस बदलाव का सिर्फ एक ही मतलब था, बढ़ती हुई असुरक्षा। अब देखिए, पूरी दुनिया की कंपनियों से मुकाबला करना है तो लागत तो कम करनी पड़ेगी। इसका सबसे सीधा असर कहां पड़ा? नौकरियों पर। जो नौकरियां पहले सुरक्षित मानी जाती थीं, यानी संगठित क्षेत्र में थीं, वो अब धीरे धीरे असुरक्षित यानी असंगठित क्षेत्र की तरफ खिसकने लगी। फर्क साफ है, एक तरफ है पक्की नौकरी, तय घंटे, छुट्टियां, और दूसरी तरफ ना काम के घंटे तय, ना कोई छुट्टी, ना नौकरी की कोई गारंटी। और यहीं इस कहानी का सबसे जरूरी पहलू सामने आता है। पूरी दुनिया में सबसे सस्ता माल बेचने की इस होड़ में सबसे पहली गाज किस पर गिरती है? मजदूरों के अधिकारों पर, उनकी तनख्वाह पर। कंपनियां अब पक्की नौकरी देने से बचती हैं। लागत बचानी है ना, तो बस लोगों को थोड़े थोड़े समय के लिए काम पर रख लिया जाता है। तो अब एक बात तो बिल्कुल साफ है, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी हकीकत है जिसे हम बदल नहीं सकते। ये यहीं रहने वाला है। तो बड़ा सवाल ये नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन रहेगा या नहीं, बड़ा सवाल ये है कि ये
कैसा होगा? हम इसे एक ऐसा रूप कैसे दे सकते हैं जिसका फायदा सिर्फ चंद लोगों को नहीं बल्कि सबको मिले? और इसी सोच को हम कहते हैं न्याय संगत वैश्वीकरण या फेयर ग्लोबलाइजेशन। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां इसके फायदे कुछ गिनी चुनी तिजोरियों में बंद होकर न रह जाएं, बल्कि ये फायदे सबके बीच सही तरीके से बटें, ताकि हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। और इसमें सरकार का रोल बहुत ही जरूरी हो जाता है। सरकार कई स्तरों पर काम कर सकती है। जैसे सबसे पहले तो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत कानून बनाए और उन्हें सख्ती से लागू करे। दूसरा, रवि जैसे छोटे उत्पादकों को सहारा दें, उन्हें मदद करें ताकि वो भी इस मुकाबले में खड़े रह सकें। और तीसरा, WTO जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सभी के लिए बराबर और निष्पक्ष नियमों की वकालत करे। लेकिन क्या ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? शायद नहीं। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि आम लोगों की आवाज में कितनी ताकत होती है। बड़े बड़े जन आंदोलनों ने, विरोध प्रदर्शनों ने ये साबित कर दिया है कि जब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे बड़े संस्थानों के फैसलों को भी प्रभावित कर सकते हैं। और यहीं पर ये पूरी बातचीत आकर एक बहुत ही जरूरी सवाल पर रुक जाती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबसे जुड़ा है। ठीक है, सरकारें और संगठन तो अपना काम करेंगे ही, लेकिन इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है? हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले, हम क्या खरीदते हैं, किन कंपनियों को बढ़ावा देते हैं, क्या ये सब एक ज्यादा बेहतर, एक ज्यादा न्याय संगत दुनिया बनाने में कोई भूमिका निभा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है।